हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इजी नोट्स फॉर यू ऑनलाइन स्टडी चैनल। आपके अपने यूट्यूब चैनल पे आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, यहाँ पर हम लोग सॉल्व कर रहे हैं 2021 के लेटेस्ट क्वेश्चन पेपर। यहाँ आप देख रहे हैं 26 नवंबर 2021 का क्वेश्चन पेपर है, यानी जिनका भी सब्जेक्ट कॉमर्स था, शिफ्ट 1 में ये क्वेश्चन पूछे गए थे। यूजीसी नेट पेपर 1, यूजीसी नेट 2021 का लेटेस्ट क्वेश्चन पेपर आपके सामने। इसका पार्ट 1 आप देख सकते हो प्रीवियस वीडियो में, जिसकी लिंक भी इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन पे हमने दे रखी है। डीआई के क्वेश्चंस हमने सॉल्व करा दिए थे। कैसे सॉल्व होंगे ये सारे क्वेश्चन, जितने भी हमने सॉल्व करा दिए थे, इसके लिए आपको हमारा प्रीवियस वीडियो देखना होगा पार्ट 1 का। उसके बाद ये सारे क्वेश्चन करने के बाद आज हम जो नया स्टार्ट कर रहे हैं, जो क्वेश्चन बच गए थे हमारे, तो अभी हम वहां से स्टार्ट करने जा रहे हैं। इन सब के लिए आप देख सकते हो हमारा प्रीवियस वीडियो, लिंक आपको मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन पे। ठीक है, यहाँ पर एक ये लास्ट क्वेश्चन हमने करवाया था और ये था कि यहाँ पर देखिए, इन ऑर्डर टू ट्रांसफॉर्म द रेगुलेटरी सिस्टम ऑफ हायर एजुकेशन द एनईपी प्रोपोजेस टू सेट अप एचईसीआई, यानी कि हायर एजुकेशन कमीशन ऑफ इंडिया, विच ऑफ द फॉलोइंग आर वर्टिकल्स ऑफ एचईसीआई। यहाँ पर आपके एचईसीआई के वर्टिकल पूछा गया था, जो लास्ट क्वेश्चन हमने सॉल्व किया। तो क्या होगा, एनएचईआरसी, एचईजीसी और एनएसी। इसका एक्सप्लेनेशन भी यहाँ पर देख सकते हैं। आई होप आप लोगों को दिख रहा होगा। तो यहाँ पर भारत का उच्च शिक्षा आयोग देश में उच्च शिक्षा के क्षेत्र में अधिक संरक्षण लाने के लिए पूर्ण उच्च शिक्षा के लिए जिम्मेदार होगा, और एचआईसी इसके लिए जो है रिस्पॉन्सिबल है। तो इनके वर्टिकल कौन कौन से हैं, राष्ट्रीय उच्च शिक्षा, इन सब के फुल फॉर्म भी याद कर लीजिएगा, जीआईसी, उच्च शिक्षा अनुदान परिषद या राष्ट्रीय प्रत्यायन परिषद। ये है एचईसीआई के वर्टिकल, इनको आपको याद रखना है। इवन इनके जो फुल फॉर्म है उनको भी आपको याद रखना होगा। ये शीट भी मिल जाएगी आपको टेलीग्राम पे, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर हमने सॉल्व किया इसको, जो जो है इसको आराम से आप देख लीजिएगा। ऑप्शन नंबर बी सही होगा। फिर एक क्वेश्चन था, ट्रूथ एंड फॉल्सहुड आर प्रेडिकेट्स ऑफ आर्ग्यूमेंट और वैलिडिटी इनवैलिडिटी आर प्रेडिकेट्स ऑफ स्टेटमेंट। इन स्टेटमेंट में आपको बताना है कि कौन सा सही है कौन सा गलत है। तो स्टेटमेंट में क्या बताना है कि सही गलत। अगर आप कीवर्ड देखिए तो ये स्टेटमेंट दिए हैं, तो अगर स्टेटमेंट में आपसे पूछा जा रहा है कि सही है या गलत है, तो नेचुरल सी बात है सही और गलत किस में पूछा जाता है, तो आपका कीवर्ड इसी क्वेश्चन में आपको मिल जाएगा कि यहाँ पर हमारा स्टेटमेंट दिया गया है और सही गलत पूछा जा रहा है। तो अगर हमारे कथनों की बात करें तो कथन क्या हो जाएंगे, सत्य और असत्य। यानी पहला वाला पॉइंट जहां पर तर्क लिखा है, यहां पर क्या होना चाहिए था, कथनों के निर्धारक, तो ये सही होता। वैधता और अमान्यता किस में आ जाती है, आपके तर्क में आ जाती है, यानी एक दूसरे से इंटरचेंज कर दिए गए हैं। स्टेटमेंट में क्या आएगा, आपका ट्रूथ आएगा कि हाँ भाई करेक्ट है और इनकरेक्ट है। ये सब किस में आता है, आपका स्टेटमेंट में। जैसे कि आपसे अभी ये क्वेश्चन पूछा गया स्टेटमेंट वाला कि बताइए करेक्ट है कि नॉन करेक्ट है, क्या होगा इसका सही आंसर। तो आराम से इसको समझ में आ जाएगा आपको, इस क्वेश्चन में ही इसका कीवर्ड है, यानी कि ये दोनों ही ऑप्शन गलत है यहां पर, क्योंकि तर्क का जो निर्धारक है वो है वैधता और अमान्यता, कथनों के निर्धारक है सत्य और असत्य, यानी एक दूसरे से ये इन्होंने इंटरचेंज कर दिया है और ये गलत स्टेटमेंट है। सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2, दोनों ही गलत है। फिर एक क्वेश्चन था आपका यूएनईपी, इसका भी फुल फॉर्म आपसे पूछा जा सकता है। यूनाइटेड नेशन एनवायरमेंटल प्रोग्राम वाज द रिजल्ट ऑफ डेलिब्रेशन हेल्ड ड्यूरिंग। अब संयुक्त राष्ट्र पर्यावरणीय कार्यक्रम किसके दौरान हुए विचार विमर्श का परिणाम था। अब आप कहेंगे कि मैम ये पीवाईक्यू तो ऑलरेडी आ चुके हैं, इनसे हमें प्रॉफिट क्या होने वाला है। तो मैं बता दूं, आपका जो 2022 एग्जाम होगा, पहली बात तो यही पैटर्न आएगा आपके साथ में, तो एक तरीके की आपकी प्रैक्टिस होगी। दूसरी चीज, इसमें से कई क्वेश्चन हो सकता है रिपीट भी हो जाए, तो दोनों ही तरीके से आपकी तैयारी होगी 2022 की। अगर आप ये पीवाईक्यू को सॉल्व करते हो तो एक तरीके से ये आपके लिए बेनिफिशियल होने वाला है, दोनों तरीके से, कि एक तो आपको पैटर्न पता चलेगा, एक आपकी प्रैक्टिस होगी। दूसरी बात, अगर क्वेश्चन कोई रिपीट होता है देन आप उसका आंसर आराम से कर लेंगे। तो यूएनईपी किसके दौरान हुए विचार विमर्श का परिणाम था। ऑप्शंस है यहाँ पे, अर्थ समिट, रियो डी जेनेरियो, ह्यूमन एनवायरनमेंट कॉन्फ्रेंस एट स्टॉकहोम, क्योटो प्रोटोकॉल और मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। क्या होगा इसका सही आंसर, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2, यानी स्टॉकहोम में आयोजित मानव पर्यावरण सम्मेलन।
इसके बारे में थोड़ा सा डिटेल देख लेते हैं। द यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम यानी यूएनईपी इज रिस्पॉन्सिबल फॉर कोऑर्डिनेटिंग द यूएन एनवायरनमेंट एक्टिविटीज and assisting development country in having environmentally sound policies and practices. UNEP was founded in, ध्यान रखिएगा, founded by 1972 by Canadian businessman, क्या नाम था उनका, मॉरिस स्ट्रॉन्ग, इट्स फर्स्ट डायरेक्टर, ध्यान रखिए ये फर्स्ट डायरेक्टर है, फॉलोइंग द यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन द ह्यूमन एनवायरनमेंट स्टॉकहोम कॉन्फ्रेंस के दौरान, ठीक है। एज अ मेंबर ऑफ यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट ग्रुप, यूएनईपी एम्स टू हेल्प द वर्ल्ड मीट द 17 सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल. UNEP is also one of the several implementing agencies for the Global Environment Facility, the Multilateral Fund for Implementation of Montreal Protocol and International Cyanide Management Code. इसको आप लोग हिंदी और इंग्लिश दोनों में पढ़ लीजिएगा तो क्लैरिटी हो जाएगी आपकी। यहां पर इसका सही आंसर क्या होगा, स्टॉकहोम, स्टॉकहोम में आयोजित मानव पर्यावरण सम्मेलन। उसके बाद में आपसे पूछा गया पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल यानी पीओपी, पॉप के बारे में पूछा गया, क्या होगा इसका सही आंसर, आपके सामने ऑप्शंस दिए गए हैं। प्रोटोकॉल यानी डाकघर नयाचार क्या है, प्रोटोकॉल यूज फॉर सेंडिंग ईमेल्स, ईमेल भेजते समय प्रयुक्त नयाचार, प्रोटोकॉल यूज फॉर ट्रांसफर ऑफ फाइल्स फ्रॉम वन कंप्यूटर टू अनदर कंप्यूटर, प्रोटोकॉल यूज्ड टू हैंडल ईमेल अटैचमेंट्स, प्रोटोकॉल यूज्ड व्हेन रिसीविंग ईमेल्स फ्रॉम द ईमेल सर्वर। क्या आंसर होगा, पीओपी, क्या चीज है ये पीओपी, इसका सही आंसर होगा, ध्यान से देखिए इसका सही आंसर, एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर तक फाइल के अंतरण हेतु, क्या होगा भाई जल्दी बताओ इसका आंसर, जिसको भी इस क्वेश्चन का आंसर आता हो जल्दी से कमेंट करिए। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, ईमेल सर्वर से ईमेल प्राप्त करते समय प्रयुक्त नयाचार, ईमेल प्रोटोकॉल यूज व्हेन रिसीविंग ईमेल्स फ्रॉम द ईमेल सर्वर। इसके बारे में थोड़ा सा डिटेल देख लीजिए। In computing, the post office protocol is an application server internet standard protocol used by email clients to retrieve email from a mail server. POP version 3 is the version in common use. यानी कंप्यूटिंग में पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल एक एप्लीकेशन लेयर इंटरनेट मानक प्रोटोकॉल है, पीओपी, ठीक है, जिसका उपयोग ईमेल क्लाइंट के द्वारा मेल सर्वर से ईमेल प्राप्त करने के लिए किया जाता है। पीओपी 3 आम उपयोग में संस्करण है, यानी जो इस समय आम यूज हो रहा है। तो क्या होगा, ऑप्शन नंबर 4 होगा इसका सही आंसर। ऑफिस प्रोटोकॉल इज प्रोटोकॉल व्हेन रिसीविंग ईमेल्स फ्रॉम द ईमेल सर्वर। फिर क्वेश्चन था आपका द नंबर ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल, एसडीजी के गोल पूछे गए कि कितने गोल हैं, ये तो सभी को पता होगा। एसडीजी के कितने गोल होते हैं भाई, सभी को पता है। ऑप्शन नंबर 3 17, ऑप्शन नंबर सी 17 सही है। फिर एक क्वेश्चन था द कम्युनिकेशन अमंग पर्सन वर्किंग एट डिफरेंट लेवल हु हैव नो डायरेक्ट रिपोर्टिंग रिलेशनशिप इज कॉल्ड, भिन्न स्तरों पर कार्यरत ऐसे व्यक्तियों के बीच संप्रेषण को क्या कहा जाता है जिनके प्रत्यक्ष रिपोर्ट करने के संबंध में ना हो, भिन्न भिन्न स्तर, ठीक है, इंट्रापर्सनल, अपवर्ड, हॉरिजॉन्टल या डायगोनल। यहां पर आपको दिखा दें टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन में एक हॉरिजॉन्टल होता है जिसमें आप एक लाइन में एक तरीके से बात कर सकते हो, एक दूसरे से इंटरलिंक होकर के बात कर सकते हो। वर्टिकल में यानी आपके मैनेजमेंट में ही आप अपने हिसाब से बात कर सकते हो। लेकिन डायगोनल में क्या चीज आती है, डायगोनल में कोई भी किसी से कभी भी बात कर सकता है। डायगोनल में कोई पर्टिकुलर ऐसा नहीं है, अगर सेल्स का बंदा है तो वो क्या कर सकता है, वो हो सकता है कि सिस्टम वाले से बात करे, ठीक है, मान लीजिए कोई कंप्यूटर का प्रॉब्लम आ गया, वो उससे डायरेक्टली बात करना चाह रहे हैं। तो कंप्यूटर कम्युनिकेशन नेटवर्क में क्या क्या चीजें होती हैं, अपवर्ड कम्युनिकेशन, डाउनवर्ड, हॉरिजॉन्टल और डायगोनल। डायगोनल क्या चीज होती है, ये
It is a sort of hybrid between vertical and horizontal communication. It is a direct dialogue between employees of different rank who are not in the same chain. यानी कि मान लीजिए कोई मैकेनिकल इंजीनियर है और कोई सॉफ्ट इंजीनियर है, या फिर कोई एक मैकेनिकल इंजीनियर है और वो बात कर रहा है किसी दूसरे मैनेजर से, तो एक तरीके से दोनों की फील्ड अलग अलग है, तो डायरेक्टली जब आप कम्युनिकेट करते हो किसी दूसरे फील्ड से जा करके, तो वहां पर क्या हो जाएगा आपका डायगोनल कम्युनिकेशन। ये ऊर्ध्वाधर और क्षैतिज संचार के बीच का एक प्रकार का संकर है। ये विभिन्न रैंकों के कर्मचारियों के बीच सीधा संवाद है। जैसे मान लीजिए आप एजुकेशन सब्जेक्ट के हो और आप हिंदी के ग्रुप में जाकर के बात करो, ठीक है ना, समझ आ रही बात। जैसे कि आप मान लीजिए एजुकेशन ग्रुप वाले हो, एजुकेशन आपका जो है कंटेंट है, एजुकेशन आपका सब्जेक्ट है, एजुकेशन आप पढ़ रहे हो, आपका डिपार्टमेंट एजुकेशन है, लेकिन आप अगर मान लीजिए हिस्ट्री वालों के ग्रुप में जाकर के डायरेक्टली बात करो किसी बारे में, तो वो आपका किस में आ जाएगा, डायगोनल में आ जाएगा। एक सॉफ्टवेयर डेवलपर उत्पाद की जरूरतों और स्थिति को बेहतर ढंग से समझने के लिए जब मार्केटिंग, अब एक सॉफ्टवेयर डेवलपर अलग है, मार्केटिंग मैनेजर अलग है, लेकिन जब वो मार्केटिंग मैनेजर से बात करने के लिए सहयोग करने की बात करता है या बात करने की कोशिश करता है, तो वो जो कम्युनिकेशन आता है वो किस में आता है, आपका डायगोनल में आता है। तो जब भिन्न स्तरों पर, यानी किसी डिपार्टमेंट का बंदा किसी और डिपार्टमेंट से बात करे, तो वहां पर आपका क्या हो जाएगा, डायगोनल यानी विकर्ण संप्रेषण हो जाएगा इसका सही आंसर। ठीक है। Which region of brain is involved in our ability to learn new information, particularly if it is verbal? मस्तिष्क का कौन सा क्षेत्र नई सूचना विशेषकर यदि यह शाब्दिक के अधिगम की हमारी योग्यता में अंतर्ग्रस्त होता है? इस क्वेश्चन पे एनटीए ने अभी क्वेश्चन मार्क लगा रखा है, या तो क्वेश्चन के ऑप्शन उसने थोड़े गड़बड़ किए हैं या क्वेश्चन गलत गलत है, क्योंकि इसका प्रॉपर उन्होंने यहाँ पर कोई सॉल्यूशन नहीं दिया है। ठीक है, इसलिए इसको मैं मिस कर रही हूँ इसको, क्योंकि क्वेश्चन तो मुझे भी थोड़ा इतना नहीं समझ में आया। चलो, उसके बाद सीबीसीएस। सीबीसीएस सब जानते हैं, सीबीसीएस होता क्या है, ये तो सबसे पहले ही सबको पता होगा। क्या होता है सीबीसीएस? चॉइस बेस्ड क्रेडिट सिस्टम, क्रेडिट बेस्ड चॉइस स्कोर, क्राइटेरिया बेस्ड चॉइस सिस्टम, क्राइटेरिया बेस्ड क्रेडिटेबल स्कोर्स। सीबीसीएस क्या होता है? ये होता है आपका चॉइस बेस्ड क्रेडिट सिस्टम। फुल फॉर्म पूछा था, सीधा सीधा चयन आधारित क्रेडिट प्रणाली इसका सही आंसर होगा। Which of the following fractions is the smallest? कैसे निकालेंगे, इसमें क्या पूछा है, कौन सा भिन्न लघुत्तम है? क्या करेंगे, 11 को ऊपर लिखिए, नीचे लिखिए 16 को, भाग दे दीजिए, कितना हो जाएगा, 0.687। फिर 29 को ऊपर लिखिए, नीचे लिखिए 40 को, भाग दे दीजिए, कितना हो जाएगा, डिवाइड करेंगे 0.725। फिर आप 5 को ऊपर लिखिए, नीचे लिखिए 8 को, डिवाइड करिए, 8 से 5 को भाग देंगे तो कितना आएगा, 0.62। उसी तरीके से जब 65 को ऊपर लिखेंगे, नीचे लिखेंगे 80 को, फिर से डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 0.81। और इन्होंने क्या कहा कि कौन सा भिन्न लघुत्तम है, आई थिंक इसका सही आंसर यही होना चाहिए, 0.62, यानी सही आंसर ऑप्शन नंबर 3 होना चाहिए। ठीक है, बाकी तुम लोगों को क्या सॉल्यूशन लगता है, इसका क्या आंसर कैसे निकलेगा वो बता देना। फिर एक स्टेटमेंट है, पॉलिसी एक्शन एंड इम्प्लीमेंटेशन प्लान रिक्वायर साउंड डाटाबेस सिस्टम एट द रीजनल लेवल ओनली। क्या दिया है, स्टेटमेंट दिया है, स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन है। दूसरा स्टेटमेंट है, द स्टेटिस्टिकल सिस्टम शुड इंश्योर इट्स इम्प्रिकेबिलिटी विद डाटा आर्किटेक्चर, सिक्योरिटी, क्वालिटी, क्लीनिंग एंड इंटीग्रेशन। इसमें आपको सही आंसर बताना है। नीति कार्य और कार्यान्वयन योजनाओं के लिए केवल क्षेत्रीय स्तर पर सशक्त डेटाबेस प्रणालियों की आवश्यकता होती है। सांख्यिकी प्रणाली को डाटा संरचना, सुरक्षा, गुणवत्ता, सफाई, समेकन के संबंध में अपनी त्रुटिहीनता सुनिश्चित करनी चाहिए। क्या आंसर होगा सही? फिर से कथन जो कि आपको बताना है कि सही है या गलत। ऑप्शन आपके सामने।
क्या आंसर होना चाहिए इसका सही कि नीति कार्य और कार्यान्वयन योजनाओं के लिए केवल क्षेत्रीय स्तर पर सशक्त डाटाबेस प्रणालियों की आवश्यकता होती है, ये बिल्कुल सही है। सांख्यिकी प्रणाली को डाटा संरचना, सुरक्षा, गुणवत्ता, सफाई और समेकन के संबंध में अपनी त्रुटिहीनता को सुनिश्चित करना चाहिए, भाई ये चीज गलत है। ठीक है। पॉलिसी एक्शन एंड इम्प्लीमेंटेशन प्लान रिक्वायर्ड साउंड डाटाबेस सिस्टम एट द रीजनल लेवल ओनली, सही है। द स्टेटिस्टिकल सिस्टम शुड इंश्योर इट्स इम्प्रिसिबिलिटी विद डाटा आर्किटेक्चर, सिक्योरिटी, क्वालिटी, क्लीनिंग एंड इंटीग्रेशन, ये गलत है। तो यानी यहां पर इसका जो सही आंसर होगा, पहला सही है और दूसरा गलत है, ऑप्शन नंबर 3। Next question. Which among the following are non-parametric statistic? Non-parametric टेस्ट इसमें से कौन से हैं? टी टेस्ट, एफ टेस्ट, स्पेयरमैन, मैन विटने, कैंडल कोफिशिएंट ऑफ कॉन्डेंसन, क्या होगा? चूज द करेक्ट आंसर फ्रॉम द ऑप्शन गिवन बिलो। कौन कौन सा इसमें से कौन सा अप्राचल यानी क्या होगा आपका नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट, इसमें से कौन कौन सा है? क्या चीज होती है ये नॉन पैरामेट्रिक, उसको भी थोड़ा समझ लो। What is non-parametric test? A non-parametric test, sometimes called a distribution-free test, does not assume anything about the underlying distribution. For example, that the data comes from a normal distribution. It usually means that you know the population data does not have a normal distribution. ठीक है। एक कभी कभी वितरण मुक्त परीक्षण भी कहा जाता है गैर पैरामीट्रिक टेस्ट को। अंतर्निहित वितरण के बारे में इसमें कुछ भी नहीं कहा जाता है, जैसे कि डाटा सामान्य वितरण से आता है, इसका आमतौर पर मतलब है कि जनसंख्या डेटा का सामान्य वितरण नहीं होता है। इसमें कौन कौन सी चीजें आती हैं गैर पैरामीट्रिक विधि का उदाहरण कौन है? एक हिस्टोग्राम, एक संभाव्यता वितरण के गैर पैरामीट्रिक अनुमान का एक उदाहरण है, जिसके विपरीत जाने माने सांख्यिकी तरीके जैसे एनोवा पियर्सन का संबंध, टी टेस्ट और अन्य डेटा के विश्लेषण के बारे में भी धारणा बनाई जाती है। तो यहां पर अगर हम बात करें कि इसमें से कौन नॉन पैरामीट्रिक है, तो सही आंसर क्या होना चाहिए आपका? ऑप्शन नंबर सी, स्पेयरमैन का क्रम से संबंध, मॉन विटनी का विक्लोक्सिन परीक्षण, कैंडल की सुसंगतता गुणक। ऑप्शन नंबर इसका जो सही होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर डी और ऑप्शन नंबर ई। नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट को एक बारी और तुम लोग थोड़ा सा डिटेल में देख लेना, बाकी जैसा भी होगा क्लासेस में मैं आपको धीरे धीरे सब चीजें समझा दूंगी कि होता क्या है। ठीक है। सही आंसर सी, डी और ई। Which one of the following is an example of technological barrier in communication? यानी कि संप्रेषण में कौन सा एक प्रौद्योगिकी अवरोध का उदाहरण है? प्रौद्योगिकी अवरोध का उदाहरण इनमें से कौन सा है? क्या आंसर होगा? टेक्नोलॉजी। विचारों की जटिलता में कोई टेक्नोलॉजी नहीं है। इंटरनेट के निम्न प्रौद्योगिकी के प्रति अभिवृत्ति, एटीट्यूड भी कहीं नहीं आता है। आइडियाज या हम बात करें फिजिकल लोकेशन, ये नहीं आता है। जबकि अगर हम बात करें टेक्निकल, हम बात करें बैरियर की, तो लो बैंडविड्थ ऑफ इंटरनेट, ऑप्शन नंबर 2 इसका सही आंसर होगा। टेक्नोलॉजिकल बैरियर यानी जिसकी वजह से आपका कम्युनिकेशन डिस्टर्ब हो, ऐसा कौन सा हम बात कर सकते हैं टेक्नोलॉजी की, तो वो हो जाएगी लो बैंडविड्थ ऑफ इंटरनेट। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन इज ग्लोबल सिटीजनशिप एजुकेशन प्रमोट्स, यानी कि वैश्विक नागरिकता शिक्षा किसका संवर्धन करती है? क्या होता है इसका सही आंसर? ग्लोबल सिटीजनशिप एजुकेशन प्रमोट्स। ऑप्शन को पढ़िए कि सही आंसर क्या होगा इस क्वेश्चन का। क्या होगा इसका सही आंसर? क्या होगा इसका सही आंसर? ग्लोबल सिटीजनशिप एजुकेशन प्रमोट्स। इसका सही आंसर क्या होगा? इधर देखते हैं हम इसके बारे में। ग्लोबल सिटीजनशिप एजुकेशन
क्या चीज है? एम्स टू empower लर्नर्स ऑफ ऑल एजेस ऑफ assume active role both locally and globally in building more peaceful, tolerant, inclusive and secure societies. ध्यान से देखिए इसको। ग्लोबल सिटीजनशिप में क्या क्या चीज आती है? GCED, ग्लोबल सिटीजनशिप एजुकेशन। उसके बाद में इसमें क्या क्या चीजें आती हैं? लर्निंग, कॉग्निटिव, सोशियो इमोशनल एंड बिहेवियरल, ये सब चीजें हिंदी में भी पढ़ लीजिए एक बार। हिंदी में भी पढ़िए इस क्वेश्चन का सही आंसर। वैश्विक नागरिकता शिक्षा यानी GCED का उद्देश्य सभी उम्र के विद्यार्थियों को अधिक शांतिपूर्ण, सहिष्णु, समावेशी और सुरक्षित समाज के निर्माण में स्थानीय और विश्व स्तर पर सक्रिय भूमिका निभाने के लिए सशक्त बनाना है। GCED सीखने के 3 क्षेत्रों पर आधारित है: संज्ञानात्मक, सामाजिक, भावनात्मक और व्यवहारिक। संज्ञानात्मक में सामाजिक, भावनात्मक और व्यवहार, इनमें क्या चीज आती है एक बारी डिटेल में इस PDF को आप सब लोग पढ़ लेना, ठीक है। तो यहां पर इसका सही आंसर क्या होगा? क्या बोला था? मोर पीसफुल, टॉलरेंट, इंक्लूसिव, सिक्योर एंड सस्टेनेबल सोसाइटी। ऑप्शन नंबर डी होगा इसका सही आंसर, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, सर्वे रिसर्च इज बेस्ड ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग। सर्वे रिसर्च किस में आता है? ये चीज आपको बताई भी थी, सर्वे रिसर्च। ये चीज हमने उसमें जो है रिसर्च एप्टीट्यूड में बताया भी था। इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी, पॉजिटिविज्म यानी प्रत्यक्षवाद। सर्वेक्षण शोध किस पर आधारित है? तो सही आंसर है पॉजिटिविज्म में। फिर है मूकिट प्लेटफॉर्म यूजेस एन ओपन सोर्स कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम। मूकिट प्लेटफॉर्म को निम्नलिखित में से किस स्रोत यानी अंतर वस्तु प्रबंधन प्रणाली के प्रयोग से विकसित किया गया है? क्या होगा इसका सही आंसर? क्या होगा इसका सही आंसर? द्रुपल, जूमला, मूडल, स्काई। क्या आंसर होगा इस क्वेश्चन का? चलो थोड़ा सा इसको देख लेते हैं हम लोग। व्हाट इज मूकिट प्लेटफॉर्म? मूकिट प्लेटफॉर्म क्या होता है? मूकिट इज एन ओपन सोर्स मूक मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर डिजाइन्ड एंड डेवलप्ड एट IIT कानपुर. Mookit is a system that instruct learner and system administrator find easy to work with design for internet novices. Its unique architecture makes it highly customizable and cost effective at any scale. Mookit प्लेटफॉर्म क्या है? Mookit एक ओपन सोर्स मूक मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर है जिसे IIT कानपुर में डिजाइन और विकसित किया गया। Mookit एक ऐसी प्रणाली है जिसके साथ प्रशिक्षक, शिक्षार्थी और सिस्टम प्रशासक जो है काम करना आसान पाते हैं, जिसे इंटरनेट नौसिखियों के लिए डिजाइन किया गया है। इसकी अनूठी वास्तुकला इसे किसी भी पैमाने पर अत्यधिक अनुकूलन योग्य और लागत प्रभावी बनाती है। मूकिट क्या चीज है? ध्यान से देख लीजिए। उसके बाद इसके बारे में थोड़ा सा और यहाँ पर देख सकते हो। मूकिट एक आर्किटेक्चर इस तरीके से आपके सामने पूरा डिजाइन है और इसमें CML पे क्या आ रहा है? ड्रुपल, ठीक है। इंग्लिश हिंदी दोनों में देख लीजिए। तो यहां पर ड्रुपल आपका सही आंसर होगा। इंटरफेस के माध्यम से प्रशिक्षित सामग्री, संसाधन और घोषणाएं अपलोड करने में सक्षम है। तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1, ड्रुपल। फिर है क्वेश्चन आपका नेक्स्ट, इनफ्लिप नेट सेंटर विच इज एन ऑटोनोमस इंटर यूनिवर्सिटी सेंटर ऑफ द यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन मेंटेन्स। यानी कि जो इनफ्लिप नेट है वो किसका अनुरक्षण करता है? क्या होगा इस क्वेश्चन का सही आंसर? क्वेश्चन को पढ़कर आंसर करिए। ई ज्ञान कोश, ई पाठशाला, शोध गंगा या स्वयं प्रभा। अपने आंसर कमेंट करते चलिए इस क्वेश्चन को देख के। ई ज्ञान कोश, ई पाठशाला, शोध गंगा या स्वयं प्रभा, इसके बारे में भी थोड़ा सा डिटेल जान लीजिए। बाकी आई रिक्वेस्ट टू ऑल ऑफ यू, ये बहुत ही अच्छा कंटेंट का PDF आपको मिलेगा, सब लोग इसको पढ़िएगा जरूर।
इंफॉर्मेशन एंड लाइब्रेरी नेटवर्क सेंटर, इनफ्लिप नेट का फुल फॉर्म है। इट इज एन ऑर्गेनाइजेशन दैट प्रमोट्स एंड फैसिलिटेट लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन सोर्सेज फॉर इंडियन फर्दर एजुकेशन। इट प्रेमाइसेस आर गांधीनगर गुजरात। इसका प्रेमाइसेस कहाँ पे है? गांधीनगर गुजरात में है। ये एक इंटर यूनिवर्सिटी सेंटर है फॉर एस्ट्रोनॉमी एंड एस्ट्रोफिजिक्स। बहुत ही इंपॉर्टेंट ये पीडीएफ आपको मिल जाएगा टेलीग्राम पे, ठीक है। इसमें क्या क्या एक्टिविटी होती है, इसमें अगर ध्यान से देखें, शोध गंगा इज अ डिजिटल रिपोजिटरी फॉर थीसिस एंड डिसर्टेशन बाय रिसर्च स्कॉलर्स इन यूनिवर्सिटी ऑफ इंडिया। और यहाँ पर इसको यहाँ पर सबसे ज्यादा अगर हम बात करें तो इसका जो सही आंसर होगा, क्या आंसर होगा इस क्वेश्चन का, इसको पूरा डिटेल एक बार आप लोग पढ़ लीजिएगा तो और क्लियर हो जाएगा, ठीक है। इनफ्लिप नेट के क्या क्या कार्य हैं, हिंदी इंग्लिश सब में है। आपसे सोल के बारे में भी पूछा जा सकता है। ये क्या है? विश्वविद्यालय पुस्तकालयों के लिए एक सॉफ्टवेयर है, ठीक है। और ओपन एक्सेस में पहल शामिल है इसकी। शोध गंगा का डिजिटल भंडार है ये, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, शोध गंगा, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पर आपके इंस्टीट्यूट दिए हुए हैं और बताया पूछा गया है कि उनका लोकेशन क्या है। इंस्टीट्यूट और उनका लोकेशन बताया गया है कि वो लोकेशन क्या होगा। ध्यान से देखिए क्वेश्चन को। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस स्टडी, इंडियन बायोलॉजिकल साइंस एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ सॉइल साइंस, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ शुगर केन रिसर्च। देखिए और इसको सॉल्व करिए। 30 सेकेंड्स का टाइम दे रहे हैं आपको, जल्दी से देखिए। तो इसका मैचिंग देखिए नीचे, प्रॉपर क्वेश्चन तो देख लिया होगा। बताइए जल्दी से इसका आंसर क्या होगा। अगर आपको ऑप्शन टिक करना होता तो क्या आंसर करते? भारतीय उच्च अध्ययन संस्थान कहाँ पे है? शिमला में है, हिमाचल प्रदेश शिमला में। भारतीय जैविक विज्ञान और अनुसंधान ऑप्शन नंबर 1 नोएडा में है। भारतीय मृदा विज्ञान संस्थान कहाँ पे है? भोपाल में है। और भारतीय गन्ना अनुसंधान कहाँ पे है? लखनऊ में है। ध्यान से देखिए, यहां पर इंस्टीट्यूट और उनका लोकेशन पूछा गया था। इसमें सही आंसर आपका क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 2। ध्यान से देखिए। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, पियाजे के बारे में भाई यहां पर पूछ लिया गया है स्टेटमेंट। According to Piaget, the ability to solve conservation problem depends on having an understanding of three basic aspects of reasoning: identity, compensation, and reversibility. Statement 2, the stage of classification does not depend on a student's ability to focus on a single characteristics of object in a set and group the objective object according to that characteristics. क्या होगा इसका सही आंसर स्टेटमेंट का? पियाजे के अनुसार संरक्षण समस्याओं को हल करने की योग्यता तर्कना के 3 मूल पहलुओं के बोध पर निर्भर करती है: तादात्म्य, परिहार और विपर्ययता। और वर्गीकरण का चरण किसी एक सेट में वस्तुओं की विशिष्टता पर केंद्रित करने उक्त विशिष्टता के अनुसार वस्तुओं का समूहीकरण करने किसी विद्यार्थी की योग्यता पर निर्भर नहीं करता। ऑप्शन नंबर 1 सही है, ऑप्शन नंबर 2 गलत है। क्या होगा इसका सही आंसर? ऑप्शन नंबर 1 सही, ऑप्शन नंबर 2 गलत। ये देखिए इसका सही आंसर। थोड़ा डिटेल आप लोग भी थोड़ा पढ़ लीजिएगा इसका। फिर है सम ऑफ द टाइप ऑफ हाइपोथेसिस आर एज
फॉलो। यानी यहां पर आपसे हाइपोथेसिस के टाइप्स पूछे गए हैं, कौन कौन सी तरीके की होती है, डिस्क्रिप्टिव, नल, कंफाउंडिंग, इंटरवेनिंग या एक्सप्लेनेटरी। हाइपोथेसिस, प्राकल्पना के कुछ प्रकार। प्राकल्पना कितने प्रकार की होती है? द टाइप ऑफ हाइपोथेसिस, सिंपल हाइपोथेसिस, कॉम्प्लेक्स, वर्किंग ऑन रिसर्च हाइपोथेसिस, नल हाइपोथेसिस, ऑल्टरनेटिव, लॉजिकल, स्टैटिस्टिकल हाइपोथेसिस। कई प्रकार की होती है जिसमें सरल, जटिल, कार्य अनुसंधान परिकल्पना, शून्य परिकल्पना, वैकल्पिक परिकल्पना, तार्किक परिकल्पना और सांख्यिकी परिकल्पना सबसे इंपॉर्टेंट है। तो यहां पर इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए वर्णात्मक, ऑप्शन नंबर बी अकृत और ऑप्शन नंबर ई व्याख्यात्मक इसका सही आंसर होगा। सही आंसर क्या होगा इसका? डिस्क्रिप्टिव होगा। नल आंसर सही है और एक्सप्लेनेटरी इसका सही आंसर है। एक्सप्लेनेशन की पीडीएफ आपको मैं इसके साथ प्रोवाइड कर दूंगी, तो आराम से इस क्वेश्चन को देख लेना, पढ़ लेना कि सही आंसर कैसे निकलेगा इसका। ऑप्शन नंबर 2 ए, बी और ई इसका सही आंसर है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, डैश मैसेज हैव मोर और लेस सेम मीनिंग फॉर द ऑडियंस। यानी कौन सा संदेश श्रोताओं के लिए प्रायः एक ही अर्थ रखते हैं? अब्स्ट्रैक्ट, जटिल यानी कॉम्प्लेक्स, कॉग्निटिव गुणार्थक या डेनोटेटिव। इसका सही आंसर होगा गुणों का अर्थक यानी गुणार्थक यानी कॉनोटेटिव इसका सही आंसर होगा। ठीक है ना, यानी एक ही अर्थ रखते हैं, चाहे आपकी सेम मीनिंग फॉर द ऑडियंस, यानी एक आप मैसेज दे रहे हो उसका या तो सेम मीनिंग होगा या फिर थोड़ा सा डिफरेंस हो सकता है, वो किस में आ जाएगा? आपके कॉनोटेटिव में। फिर उसके बाद क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, द नंबर ऑफ कैरेक्टर्स इन 8-bit ASCII कोड। ASCII कोड का फुल फॉर्म अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज इज, यानी 8 बिट वाले ASCII कोड में वर्णों की संख्या कितनी होती है? ASCII कोड में 8 बिट वाले वर्णों की संख्या कितनी होती है? 128, 256, 512 या 64? इसके बारे में भी थोड़ा देख लेते हैं। सूचना इंटर एक्सचेंज के लिए अमेरिकी मानक कोड के लिए ASCII एक मानक है जो 8 बिट कोड में उपलब्ध 256 स्लॉट में यानी 256 स्लॉट्स में अक्षरों, संख्याओं और अन्य वर्णों को निर्दिष्ट करता है। और ये क्या करा जाता है? 8 बिट का कोड होता है। तो यहां पर 256 स्लॉट, यानी सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर 2 होगा इस क्वेश्चन का सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्टेटमेंट वाइज इट इनेबल डाटा पैकेट्स टू बी राउटेड बिटवीन डिफरेंट नेटवर्क। बात किसके लिए हो रही है यहां पर? यह भी ध्यान रखना है, राउटर के बारे में बात हो रही है। राउटर के बारे में बात हो रही है कि इट इनेबल्स डाटा पैकेट्स टू बी राउटेड बिटवीन डिफरेंट नेटवर्क। राउटर क्या होता है? स्टेटमेंट जिसे पता होगा राउटर वो आराम से सॉल्व कर लेगा। इट वर्क्स इन द डाटा लिंक लेयर। राउटर यह डेटा पैकेटों को भिन्न नेटवर्कों के बीच भेजने में सहायक है। यह दत्त लिंक लेयर में कार्य करता है। सही आंसर क्या होगा इसका? कि यह डेटा पैकेटों को भिन्न नेटवर्कों के बीच भेजने में सहायक है, बिल्कुल सही है। यह दत्त लिंक लेयर में कार्य करता है, ये गलत है। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन 1 सही है। ऑप्शन 1 इज ट्रू बट स्टेटमेंट 2 इज फॉल्स। ऑप्शन नंबर 4 इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, which of the following state has maximum installed wind power as per MNRE latest report। यानी MNRE की नवीनतम प्रतिवेदन के अनुसार किस राज्य में अधिकतम पवन ऊर्जा क्षमता प्रतिस्थापित है? आंध्र प्रदेश, कर्नाटका, महाराष्ट्र या फिर तमिलनाडु? क्या आंसर होगा इस क्वेश्चन का? आंध्र प्रदेश, कर्नाटका, महाराष्ट्र या फिर तमिलनाडु? चलिए इसके लिए भी हम लोग थोड़ा सा डिटेल देखते हुए चलेंगे, हर क्वेश्चन का डिटेल एक्सप्लेनेशन देखते हुए चलेंगे। ठीक है, यहां पर अगर आप सबसे ज्यादा देखो विंड पावर में, तो सबसे ज्यादा अगर आपको कोई दिख रहा होगा तो वो है तमिलनाडु।
तमिलनाडु 25%, 25 to 29% इस समय। यहाँ पर MNRE की रिपोर्ट के अनुसार, MNRE सोर्स, और उन्होंने बोला है सबसे ज्यादा ऑरेंज रंग का यहाँ पर आप देख सकते हो ऑलरेडी तमिलनाडु का ये पूरा स्पेस है 25%, यानी सबसे ज्यादा है तमिलनाडु। तमिलनाडु के बाद आता है गुजरात, गुजरात के बाद कौन सा है, गुजरात में 20% है। और गुजरात के बाद में कौन है भाई, 13%, 17% है, 17% केरला। यानी तमिलनाडु, गुजरात, केरला, इसके बारे में चलो यहाँ पर देख लेते हैं एक बार ही। यहाँ पर देखिए 31 मार्च 2021 तक का यहाँ पर इंस्टॉल्ड विंड कैपेसिटी भी दे रखा है। अगर आपसे तमिलनाडु की टोटल कैपेसिटी मेगावाट में पूछ ली जाए तो आपको ध्यान रखना है इस तरीके से। उसके अलावा ये पूरा डाटा आप सबके लिए है। तमिलनाडु में पावर कैपेसिटी इज अराउंड 29% ऑफ इंडिया टोटल। ठीक है, इस डिटेल को पढ़ना है आपको, और जो नया डाटा है उसको भी अपडेट करते रहना है, उसको भी आपको समझते चलना है कि हाँ भाई अगर इससे क्वेश्चन आ गया तो क्या है। तो सही आंसर क्या होगा इसका, 29%, 25 से 29% मान सकते हो तमिलनाडु। फिर एक क्वेश्चन था एक्सप्लोरेशन, जिसे हम एक तरीके से इन्वेस्टिगेशन भी कहते हैं। एक्सप्लोरेशन यानी कोई जांच पड़ताल करना, इज अ पर्टिकुलरली यूजफुल व्हेन रिसर्चर्स लैक अ क्लियर आइडिया ऑफ द प्रॉब्लम दे विल मीट ड्यूरिंग द स्टडी। Through exploration, researchers develop concepts more clearly, establish priorities, develop operational definition, and improve the final research design. In the light of the above statement, choose the correct answer from the options given below. ध्यान से पूरा स्टेटमेंट देखिए और आंसर बताइए क्या होगा सही। जब शोधकर्ताओं में अध्ययन के दौरान आने वाली समस्याओं के बारे में स्पष्ट विचार का भाव होता है तो गवेषणा विशेष रूप से उपयोगी होती है। यानी उसके बारे में जानकारी कलेक्ट करना, उसके बारे में इन्वेस्टिगेट करना। तो गवेषणा के माध्यम से शोधकर्ता अवधारणाओं को और अधिक स्पष्ट रूप में विकसित करते हैं, प्राथमिकता निर्धारित करते हैं, संक्रियात्मक परिभाषा विकसित करते हैं और अंतिम शोध अभिकल्प को सुधारते हैं। तो दोनों ही चीजें सही हैं। क्या होगा इसका सही आंसर, बोथ स्टेटमेंट्स आर ट्रू। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। स्मॉल अमाउंट ऑफ atmospheric nitrogen oxide is produced from polluting sources. Most of the atmospheric NO2 is produced due to photochemical reactions in the atmosphere. सही है कि गलत है? क्या होगा इस क्वेश्चन का सही आंसर, गलत है कि सही है? प्रदूषक स्रोतों से वायुमंडलीय नाइट्रोजन ऑक्साइड का अल्प परिमाण में उत्पादन होता है। अधिकांश वायुमंडलीय नाइट्रोजन ऑक्साइड का उत्पादन वायुमंडल में फोटो रासायनिक प्रतिक्रियाओं के कारण होता है। भाई ये दोनों ही सही हैं, दोनों ही ऑप्शन सही है। तो सही आंसर क्या हो जाएगा, बोथ स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये लेटेस्ट है 2021 का क्वेश्चन पेपर। अब देखिए ये नया नया जो हम लोग कहते हैं ना बीच बीच में नए क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं, वैसे ही ये चीज है। अकॉर्डिंग टू यूरी ब्रॉनफेनब्रेनर बायोलॉजिकल मॉडल ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट माइक्रो सिस्टम कंस्टिट्यूट। ये किसी बुक में आपको जल्दी जल्दी नहीं मिलेगा, खासतौर पर यूजीसी नेट की बुक में। जब 2-3 बुक पढ़ोगे तब शायद हो सकता है समझ में आ जाए, अदरवाइज मुझे नहीं लगता ये कोई मेनली किसी पर्टिकुलर बुक में मिलने वाला है। यूरी ब्रॉनफेनब्रेनर के मानव विकास के जैविक मॉडल के अनुसार सूक्ष्म प्रणाली निम्न संगठित करती है। चलो इसके बारे में भी थोड़ा देख लेते हैं। चलो क्या चीज है ये, माइक्रो सिस्टम ब्रॉफेनब्रेनर के सिद्धांत का पहला स्तर वही चीजें होती है जिनका बच्चे के साथ उनके तत्काल वातावरण में सीधा संपर्क होता है, जैसे कि माता पिता, भाई बहन, शिक्षक और स्कूल के साथी। जबकि दूर और अप्रभावित माता पिता का बच्चे पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। माइक्रो सिस्टम इंक्लूड द चाइल्ड फैमिली, स्कूल, पीयर एंड नेबरहुड।
थ्री अगर हम बात करें माइक्रो सिस्टम के तीन घटक, तो सबसे पहले क्या आता है, बच्चे का परिवार, यानी जब बच्चा स्कूल जाना शुरू करता है या स्टार्ट होने वाला होता है स्कूल उसका, तो सबसे पहले उसका सामना किससे होता है, आपकी फैमिली से होता है, अपने परिवार में जिसमें रहता है, फिर स्कूल में, फिर उसके जो फ्रेंड बनते हैं, उसके बाद उसके नेबर। ये पूरा सिस्टम चलता है और यही सिस्टम के बारे में पूछा है माइक्रो सिस्टम। इसी सिस्टम के बारे में बात हुई है, यहां पर मैं दिखा देती हूँ। ब्रोफेन बेन बेनर इकोलॉजिकल सिस्टम थ्योरी, ये चाइल्ड जिसमें इमीडिएट इन्वायरमेंट, माइक्रो सिस्टम जिसमें कि इमीडिएट इन्वायरमेंट, जैसे कि बच्चा जब होता है तो सबसे पहला उसका इंटरेक्शन उसकी फैमिली के साथ होता है, फिर जब बड़ा होता है फिर स्कूल जाता है, फिर वो अपने फ्रेंड से मिलता है, ये सब किस में आते हैं, आपके माइक्रो सिस्टम में आते हैं। और इसी के बारे में आपसे पूछा गया, तो सही आंसर क्या होगा इसका, क्या होगा इसका सही आंसर, बताओ भाई इसका सही आंसर। इमीडिएट फैमिली, जैसे कि बताया, सबसे पहले फैमिली से होता है, फिर स्कूल से होता है, और फिर होता है नेबरहुड से। ठीक है। इंटरेक्शन सबसे पहले जब बच्चे का होता है वो किससे होता है, जैविक मंडल में सबसे पहले उसके खुद के परिवार से, उसके बाद विचार पद्धति, और फिर प्रतिवेश। ये हिंदी में कुछ अलग ही दिखाते रहते हैं, पता नहीं क्या है। सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, बी और ई, यानी ऑप्शन नंबर वन। फिर क्वेश्चन, द एवरेज ऑफ 10 नंबर इज 7 इफ ईच नंबर इज मल्टीपल्ड बाई 11, देन द एवरेज ऑफ द न्यू सेट ऑफ नंबर इज, यानी अगर 10 संख्याओं का औसत 7 है, प्रत्येक संख्या को 11 से गुणा किया जाए, तो संख्याओं के नए सेट का औसत क्या होगा। क्या करेंगे इसके लिए, क्या आंसर होगा, 72, 77, 78 या 82, कौन बताएगा इसका सही आंसर। सबसे पहले तो क्या करना है, 10 संख्याओं का औसत 7 है, तो हमने 10 को हमने कर दिया 7 से मल्टीप्लाई, तो टोटल हमें पता लगा कितने हैं यहाँ पे हमारे, 70 हैं। ठीक है, टोटल हमारा 70 है। उसके बाद में क्या कहा इन्होंने कि अगर उसको गुणा कर दिया जाए 11 में, तो हमने 11 में गुणा कर दिया मान लीजिए, और फिर इन्होंने पूछा है कि नए सेट का औसत क्या होगा, और फिर लिख दीजिए नीचे 7, सॉरी 10, क्योंकि 10 संख्याएं है ना, तो 10 संख्याओं में फिर क्या कर देंगे आप, 10 इधर 7 को भाग दे देंगे, तो 7 × 11 करेंगे तो कितना होगा हमारा आंसर, 77, ऑप्शन नंबर 2 आपका आंसर होगा। यानी कि 10 संख्याओं का औसत 7 है, तो पहले सबसे पहले 10 × 7 कर दो तो 70 हो गया। यदि प्रत्येक संख्या को 11 से गुणा किया तो डायरेक्टली इसको इस फॉर्म में लिखा जा सकता है कि 70 × 11, यानी 70 को 11 से गुणा किया। फिर इन्होंने औसत पूछा है तो नीचे 10 लिख दिया, डायरेक्टली 70 को 10 से भाग दे दिया, 7 आ गया, 7 का 11 में फिर से गुणा कर दिया तो 77, इसका सही आंसर होगा। फिर यहां पर आ गई है आपकी आरसी का क्वेश्चन। आरसी के क्वेश्चन के आंसर मैं बता दे रही हूं, बाकी आप लोग भी एक बार क्रॉस चेक करना कि इसका ये सही आंसर है कि नहीं है, क्योंकि इसको पढ़ना आपको पड़ेगा। तो मेरा काम है, मैं आपको पहले पहले बताती चल रही हूं कि क्या आंसर सही होने वाला है और क्या नहीं। क्या आंसर सही होगा इस क्वेश्चन का, इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा नेतृत्व का पक्ष, यानी प्रोस एंड कॉन्स ऑफ लीडरशिप। एक बार आप लोग क्रॉस चेक करके बताइएगा कि सही आपको बताया कि गलत। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन था नेतृत्व के कार्यों का क्या परिणाम होना चाहिए, क्या होगा इसका सही आंसर। इसको एक बार चाहो तो तुम लोग क्रॉस चेक करके देखो इसको, क्या आंसर सही आएगा। ठीक है, एक बार, क्योंकि आरसी ऐसे समझ में नहीं आएगी, आरसी को एक बार सॉल्व करिए और मेरे को टेलीग्राम पर आप लोग इसका आंसर मैसेज करिए, जो भी 5 यहाँ पर आरसी है मैं इसको आपको आंसर बता दूंगी टेलीग्राम पे। एक बार आप लोग सॉल्व करके देखिए, क्योंकि ये आरसी इतनी बड़ी है कि जिसको अगर मैं सॉल्व कराने लगूंगी तो बहुत टाइम लग जाएगा।
हिंदी और इंग्लिश में संभालना इसको बहुत डिफिकल्ट है इस समय। तो एक बार आरसी को प्लीज, आई रिक्वेस्ट टू ऑल ऑफ यू, आरसी को सॉल्व कर लीजिए और इसके पार्ट 1 को भी देख लीजिएगा। जिन्होंने भी कि डीआई नहीं देखी है कि डीआई कैसे सॉल्व हुआ है, उसके लिए पार्ट 1 देख लीजिएगा। वीडियो के लिंक में डिस्क्रिप्शन पे मैं इसकी लिंक भी दे दूंगी, और चाहे तो प्रीवियस वीडियो देख सकते हैं। बाकी अगर आपको इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, और जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, आई रिक्वेस्ट टू ऑल ऑफ यू, प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।